पाकिस्तान ने अमेरिका से क्रिकेट में हार के अपनी मट्टी क्यों पलीत करवा ली, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त क्रिकेट टीम के ऊपर पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं सिर्फ मजबूत लोगों, ताकतवर लोगों से मुलाकात करूंगा, बात करूंगा। ये कौन से ताकतवर लोग हैं और क्या इमरान खान साहब ने कल एक सिग्नल दिया है कि जनाब आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और कल मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा फैसला किया, एक बड़ा एतराफ़ किया। वो एतराफ़ क्या है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन उस वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये जो बेल आइकन है ना, इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। आपने जावेद चौधरी साहब से आज की टॉप स्टोरी सुनी, उन्हीं पे उनसे बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी जो हमारे पास आ रही है वो है क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट पाकिस्तान का एक ऐसा खेल है जिससे हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। हम जीतते हैं, हम खुश होते हैं, हम हारते हैं, हम बहुत डाउन हो जाते हैं। और हमारी क्रिकेट टीम आजकल कुछ ऐसा परफॉर्म कर रही है कि हमें कुछ खुशी के मौके ज़्यादा मिल नहीं रहे। यूएसए एक ऐसी टीम जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रही है, उसने हमें मैच में हरा दिया। और ये क्यों हो रहा है, ये हार की वजूहात क्या हैं, हमारी टीम बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये डिस्कस करेंगे आज हम जावेद चौधरी साहब से। भाई मसला ये है कि जो क्रिकेट है वो मूड एलिवेटर है पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पे मज़हब ना होता तो क्रिकेट एक मज़हब होता पूरे सब कॉन्टिनेंट का। ये जितने सार्क कंट्री है साथ के साथ उन सब के अंदर क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं। और जो मतलब सचिन तेंदुलकर है ना, उसको इंडिया में गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, यानी वो समझा जाता है कि देवता है क्रिकेट का वो। और इतना ज़्यादा क्रिकेट हमारे ब्लड के अंदर है या हमारे डीएनए के अंदर है। वो कहा जाता है कि दो चीज़ें अगर सब कॉन्टिनेंट से निकाल दी जाएं तो लोग शायद मरना शुरू हो जाएं या लोग शायद मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाएं। एक तो चाय। वो कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग हैं उनकी वेन्स में इतना ब्लड नहीं है जितनी चाय है। तो अगर आप चाय निकाल दें तो लोग फोत हो जाएंगे और उनको चाय की सप्लाई बंद कर दें। दूसरा जो क्रिकेट है वो बंद कर दें, आप टेलीविजन पे बंद कर दें और गलियों में खेलना बंद कर दें, ग्राउंड्स में खेलना बंद कर दें, तो उसके बाद आप देखें कि लोग बिल्कुल पजमुर्दा हो जाएंगे, ऐसे लगेंगे जैसे मुर्दे चल रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट जो है वो हमें किक देता है और हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट के सीज़न में अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन दिनों मैच हो रहे होते हैं ना कोई शख्स टेलीविज़न देखता है, ना टॉक शोज़ देखता है, ना ये हमारे वीलॉग्स देखता है, ना मौलवियों की तकरीरें सुनता है, ना अपने माँ बाप की सुनता है। सारे लोग दफ्तर के अंदर क्रिकेट डिस्कस कर रहे होते हैं, घर के अंदर क्रिकेट डिस्कस कर रहे होते हैं, गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर क्रिकेट डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारी टीम ने पाकिस्तानियों का जो इमोशन है उसकी मत मार के रखती है। और ऐसे लगता है कि हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो छोटा मुल्क होगा, जो बच्चों की टीम होगी, उससे हमने ज़रूर हारना है। यानी ये फ़ैसला है कि बड़ी टीम का हो सकता है मुकाबला कर लें, लेकिन अगर वो छोटी टीम है, वो अफ़गानिस्तान जैसी टीम है, वो आयरलैंड जैसी टीम है, या वो अमेरिका जैसी जूनियर टीम है, उससे हारना हमारे मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। और हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये हार के हम अपने मुंह के ऊपर कालिक ज़रूर मलेंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि हम कितने इनकम्पिटेंट हैं। अब सवाल ये है कि क्या टीम हमारी इनकम्पिटेंट? नहीं, इसके अंदर ऐसे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स मौजूद हैं। हमारे बॉलर्स को देख लें, हमारे बैट्समैन को देख लें, हमारे फील्डर्स को देख लें, आज भी इसके अंदर रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप सारी टीम को भी फारिग कर दें क्रिकेट की और फिर ये एक टीम बना लेंगे और वो टीम जो होगी वो पहली टीम का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मैं वकार यूनुस साहब का एक बार देख रहा था, एक जगह पे क्लिप देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि इंडिया में कुछ लोगों ने क्लेम किया कि हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं कि जो 100 माइल पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकेंगे। तो वो वकार यूनुस साहब ने उनसे पूछा कि जनाब कितने बॉलर हैं आपके पास? उन्होंने कहा एक या दो हैं और लड़के डेवलप कर रहे हैं, और जिस दिन वो मार्केट में आएंगे उस दिन ये सारे जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद वकार यूनुस साहब ने कहका लगा के कहा कि यार आपके पास एक या दो है, मेरी जो अपनी एकेडमी है उसके अंदर 19 ऐसे लड़के हैं ये जो तैयार हो रहे हैं, और जब वो मार्केट में आएंगे वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। तो अब आप बॉलर्स को देख लें, आप बैट्समैन को देख लें, फिर आप हमारे विकेट कीपर्स देख लें, फिर आप पाकिस्तान के एम्पायर्स देख लें, तो जिस जगह पे भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का एक बेतहाशा टैलेंट है और बड़ा छुपा हुआ है। आप एक पूरी टीम को फारिग करते हैं तो एक नई टीम खड़ी हो जाती है और उसमें से हर लड़का जो है वो दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर देता है और दुनिया के पुराने रिकॉर्ड तोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो हम छोटी टीमों से हारते हैं उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है
कि हम छोटी टीम से हार के अपना जो हमारे जो लोग लीडर्स हैं, जो क्रिकेट को लीड करते हैं, उनको थोड़ी सी टली उनकी हिला देते हैं, उनको बता देते हैं कि जनाब हम पे तवज्जो दें, आपने हमें इग्नोर किया हुआ है, तो उनकी घंटी बजा देते हैं। ये एक तो उसकी वजह ये। दूसरा ये है कि जो पोलराइजेशन आपको पूरी सोसाइटी के अंदर नज़र आ रही है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये महाजर है, ये पंजाबी है, ये पश्तून है, ये बलोची है, और उसके बाद अब ये पीटीआई है, ये नून लीग है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यानी डिवीज़न जो आपको पूरी सोसाइटी के अंदर नज़र आती, वही डिवीज़न अब आपको क्रिकेट के अंदर भी नज़र आते। ऐसा लगता है कि आधी टीम इस तरफ देख रही है, आधी टीम उस तरफ देख रही है। और जो नया चेयरमैन आता है पीसीबी का, पहले तो टीम पूरी कोशिश करती है कि उसको जलील कर दिया जाए। आप देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो भी नया चेयरमैन आया है, टीम ने अगले दिन उसका जनाजा निकाल दिया, उससे को ऐसा इंतकाम लेते हैं ये कि वो मुंह छुपाता फिर रहा है। तो इस वक्त क्योंकि मोहसिन नकवी साहब हैं, तो टीम पूरी कोशिश कर रही है कि पूरा पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब जो है उनके साथ वो सलूक करे जो एक दुश्मन के साथ किया जा सकता है। अच्छा, इसमें मैं एक मिसाल देता हूँ। कपिल देव ने एग्जैक्टली यही बात की थी। उसने कहा पाकिस्तान के पास इतने फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं कि हम हैरान होते हैं कि ऐसे लगता है कि इनके पास रिजर्व में पड़े हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, बुलाते हैं और आके फास्ट बॉलिंग शुरू करते हैं, इन्हें कमी नहीं होती, पूरी फौज है इनके, फौज है। लेकिन उसके बावजूद हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। हाल ही में इंडिया में वर्ल्ड कप होता है और हम वहां से बुरे तरीके से हार के वापस आते हैं, और अभी हम जूनियर टीम से हार जाते हैं। अब दोबारा फिर इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है। अब आपको लगता है कि हम इंडिया को हरा पाएंगे या टीम को बेहतर करके इंडिया के साथ बड़ा जबरदस्त लड़ेंगे आप देखिएगा। अगर पाकिस्तान जीतता नहीं भी है ना, तो एक बार ताली जरूर बजवाएगा पूरी दुनिया से। अच्छा, इंडिया के मामले को बड़ी टीम हो ना, उसके साथ ठीक खेलते हैं हम, और छोटी टीम जो है ना उस पर हमारी हंसी निकल जाती है। वो किसी ने चील से पूछा ना, तुम्हारी शक्ल तो शाहीन से मिलती है, और लेकिन वो ताज़ा शिकार खाता है और तुम मुर्दार खाती हो, तो वजह क्या है, तुम ताज़ा शिकार क्यों नहीं करती? तो उसने कहा कि मैं भी ताज़ा शिकार करना चाहती हूँ, चील ने कहा, लेकिन जो ही मैं ताज़ा शिकार के करीब पहुँचती हूँ तो मेरी हंसी निकल जाती है, और इस वजह से शिकार निकल जाता है हमसे। तो ये जो छोटी टीम है उससे हारते हुए हमारी हमेशा, या उसको देखते ही हमारी हंसी निकल जाती है, और उसके बाद हम हार जाते हैं बिल्कुल चील की तरह। तो आप देखिएगा इंडिया का मुकाबला ठीक करेंगे, और उसके अंदर हमारे लड़के रिकॉर्ड भी बनाएंगे कोई ना कोई, और एक बार पूरी दुनिया से ताली भी बजवाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर अफगानिस्तान के साथ हमारा मुकाबला हो गया तो फिर हार जाएंगे। आयरलैंड के साथ मुकाबला हो गया फिर आ जाए। और इसकी बुनियादी वजह वही है कि टीम के अंदर वो कोऑर्डिनेशन नहीं, एक जो यूनिटी होती है टीम के अंदर वो नहीं। इंडिया के अंदर जो टीम के अंदर यूनिटी होती है बड़ी, और उसकी कई वजूहात है। एक वजह यह है कि बाकायदा मोटिवेशनल स्पीकर्स हायर करके उन सबको मोटिवेट किया जाता है, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गुरुज हैं जो पहले आके पूरी टीम को तैयार करते हैं कि भाई साहब इस टीम के अंदर एक आदमी ने सोलो परवाज़ नहीं करनी होती, सब लोगों ने मिल के करना होता है। मैच हमने जीतना होता है, किसी एक आदमी ने रिकॉर्ड कायम नहीं करना होता। हमारी टीम ना, हर आदमी रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश में टीम का बेड़ा गर्क कर देता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए, टीम के लिए नहीं खेल रहे हो। तो एक तो मेरा ख्याल ये है कि छोटे मुल्कों से हारना या ना तजर्बाकारों से हारना हमने अपना वतीरा बना लिया। दूसरा, जो चेयरमैन पीसीबी होता है उसको बेइज्जत करवाना, ये हमारी आदत हो गई है। तीसरा ये है कि टीम जो है उसके अंदर एसोसिएशन नहीं एक दूसरे के साथ, सब एक दूसरे के दुश्मन है। अब देखें ना, दो तो कैप्टन है, और पहले शाहीन अफरीदी साहब कैप्टन थे, और फिर उसके बाबर आजम कैप्टन थे। और बाबर आजम साहब का कमाल है कि वो जब भी बड़ा मैच खेलना चाहते हैं तो एक बार तो पूरे पाकिस्तान की बै करवा देते हैं बस। उसके बाद सारा, इस वक्त पूरा पाकिस्तान रो रहा है, आप देखें। ठीक है जी, बिल्कुल शर्मनाक सूरत हाल है वैसे, बिल्कुल डूब मरने का मुकाम है। और उस पर जो अनवर मकसूद साहब ने तबसरा किया वो ज़्यादा मज़े का है। उन्होंने कहा क्योंकि हमने IMF से कर्जा लेना है, तो शायद ये कंडीशन भी उसके अंदर शामिल थी कि आपकी टीम ने अमेरिका के अंदर हारना भी है। दोनों में से एक चीज़ मिल सकती है, या जीत या IMF आपको। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने मूव करते हैं, और आखिरी जुमला इस लास्ट टॉपिक पे यही बोलूँगा कि उनकी हंसी निकल जाती है और हमारा रोना निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब की आज सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू हुई। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला इस्तेमाल किया कि मैं चूँ चूँ नहीं करता किसी भी चीज़ के बारे में, छोटी मोटी सहूलियात के बारे में, ऑल्दो कि उसके बाद उन्होंने बहुत चूँ चूँ की। ठीक है। नहीं, हाँ, लेकिन वो दूसरी बात यह है कि जितनी सहूलियात उनको मिली है वो सारी चूँ चूँ के जरिए मिली। उनके वकला ने कोर्ट्स में अपीलें की थी, पिटिशन्स की थी। साइकिल मशीन के लिए पिटिशन की गई और अदालत के हुक्म पे उनको साइकिल मशीन मिली। बाथरूम जो थी उसके लिए बाकायदा वकीलों ने चूँ चूँ की, और उसके बाद फिर बाथरूम मिला, और बाकायदा उसके अंदर ना वो नहाने का बंदोबस्त किया गया और बाकी सारा बंदोबस्त किया गया। बेड के लिए उनके वकला ने चूँ चूँ की, और उसके बाद वहाँ पर बेड मिला। फिर जो खाना है
कि जो वो अपने मर्जी का खाना खाते हैं, उसके लिए उनके वकला ने अदालतों के अंदर चूं चूं की और उसके बाद जाके फिर उनको खाना ये मिला सर। मुलाकातें जो हैं, मुलाकातों के लिए वकला ने चूं चूं की और अदालत के हुक्म से मिली। सहाफ़ियों के साथ जो मुलाकात है बाकायदा चूं चूं की गई और उसके बाद सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के मीडिया ओपन किया जाए ताकि मीडिया के साथ मुलाकात कर सकें। और ये जो इन कैमरा, आपको पता पहले इनकी हेयरिंग होती थी और उसके लिए बाकायदा जाके वकला ने अदालतों के सामने चूं चूं की और उसके बाद जाके ये फिर इन कैमरा के बजाय ओपन कोर्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें तो जो अब तक मिली इमरान खान साहब को, किताबों से लेके दवाइयों तक, दवाइयों से लेके मिनरल वाटर तक, मिनरल वाटर से लेके टेलीविज़न तक, टेलीविज़न से लेके एक्सरसाइज मशीन तक, एक्सरसाइज मशीन से लेके बेड तक, और उसके साथ साथ खाना जो है वो सारा सब चूं चूं की गई। उसके बगैर तो एक चीज़ भी नहीं मिली। इसमें वो नईर बुखारी साहब का ने उन्होंने एक मुतालबा किया ना जी, और उन्होंने मुतालबा ये किया है मरीम नवाज साहबा से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, कि ये जनाब ये पहले बताया जाए कि जेल मैनुअल्स के बगैर इमरान खान साहब को ये सारी चीज़ें कैसे मिल रहे हैं सारे। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। ठीक है, इसी में आज उन्होंने एक और बात की, मतलब मुझे तो अजीब लगी, आप इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ ताकतवर से बात करूंगा। ये कौन है ताकतवर? इसमें हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प बात शेख मुजीबुर रहमान के बारे में है। उसमें सहाफ़ियों ने उनसे पूछा, एक सहाफ़ी ने पूछा कि जनाब जब मियां नवाज शरीफ शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र करते थे तो आपने उसको कहा था कि ये गद्दारी है और ये जो मियां नवाज शरीफ है ये म्यूटनी फैलाना चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान के अंदर, ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो आपने उस वक्त बड़ा रजिस्ट किया था। तो उसमें इमरान खान साहब ये कहना था कि मैंने हबूदुर रहमान रिपोर्ट उस वक्त पढ़ी नहीं थी, अब मैंने पढ़ ली है। तो पढ़ने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये मामला जो ख़राब है और इसके ऊपर तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और शेख मुजीबुर रहमान का कोई कसूर नहीं था, जनरल याह्या खान का कसूर था और इसमें अफवाज पाकिस्तान की तरफ से गलतियाँ हुई हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा मशरक़ी पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया। अब उस पर ना एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है कि एक बंदे ने एक दूसरे बंदे को गैंडा कह दिया। अच्छा। जब गैंडा किया कहा तो उसने देखा उसकी तरफ, हंसा और चुप करके चला गया। दूसरे दिन जिसको गैंडा कहा गया था और गैंडा कहने वाले के घर पहुँच गया वो और उसके दरवाजे पर उसने दस्तक दी। वो बंदा बाहर निकला, जो ही बाहर निकला तो जिसको गैंडा कहा गया तो उसने उसको पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मारता जाता था, कहता जाता तूने मुझे कल गैंडा कहा था, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे गैंडा कहो, और तू होता क्या है मुझे गैंडा कहने वाला, वगैरह वगैरह। तो जो मार चुका तो मार खाने वाले ने कहा कि भाई आप भी अजीब आदमी हो, मैंने तुम्हें गैंडा कल कहा था लेकिन तुम चुप करके सुन के वहाँ से चले गए थे, तो आज तुम्हें मेरे साथ लड़ने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा कल तक मैंने गैंडा नहीं देखा था, आज मैं चिड़ियाघर गया, मैंने वहाँ पे गैंडा देखा और देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुमने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, लिहाजा मुझे आज गुस्सा आया। तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है गुस्सा आज आया क्योंकि उन्होंने पहले रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी थी। जब रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी तो उस वक्त फिर वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तकरीरें क्यों कर रहे थे, क्यों कह रहे थे मियां नवाज शरीफ को कि ये एक गद्दार की साइड ले रहे हैं, ये गद्दार के साथ शामिल हो रहे हैं और ये अफवाज पाकिस्तान जो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है कि आपने गैंडा देखा ही नहीं था, पहले देखना चाहिए था आपको। अच्छा चौधरी साहब, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा थोड़ी सी, कि बार बार बात होती है शेख मुजीबुर रहमान साहब की, कि मुजीबुर रहमान 1971 हमीदुर रहमान कमीशन सुन के ना कान पक चुके हैं इस वक्त। तो थोड़ा सा नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि उनके अपने साथ उनके लोगों ने किया क्या था, उनकी पूरी फैमिली को किस तरह से ब्रूटली मर्डर किया गया, उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें एक गड्ढे में दफना दिया गया। जब उनकी अपनी तदफीन होनी थी तो उन्हें गुस्ल देने के लिए साबुन तक मौजूद नहीं था। क्यों हुआ? उनकी करप्शन की वजह से। मिसाल तो हम बढ़ चढ़ के दे देते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि उनके अपने लोगों ने इस तमाम चीज़ होने के बाद उनके साथ किया क्या था। वो बड़ा मशहूर वाक़या है वो कि जब वहाँ पे कमीशंस बने ना करप्शन रोकने के लिए बांग्लादेश के अंदर, तो उस पर शेख मुजीबुर रहमान साहब से रब्ता किया, बांग्लादेश की आर्मी ने रब्ता किया कि ये करप्शन बहुत ज़्यादा और ये हमारा मुल्क तो तबाह हो जाएगा। तो उस पर शेख मुजीबुर रहमान का ये जवाब था कि इन लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, जब इन लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं तो अब इनको थोड़ा सा लूटने भी दो भाई, और अगर मैं ये लूट मार रोकूंगा तो ये मुझे मार देंगे सारे। तो उसके बाद फ़ौज ने फैसला कर लिया कि इनको हम खुद ही मार देते हैं बजाय उसके कि लोग मारें। और शेख मुजीबुर रहमान को जो कत्ल किया गया था बड़ा खौफनाक तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, और उससे पहले जब वहाँ पे उनके घर पे अटैक हुआ और फ़ौज थे, यूनिफॉर्म लोग थे, तो उन्होंने आर्मी चीफ से रब्ता किया और उससे कहा कि ये मेरे घर में फ़ौज आ गई। तो उसमें आर्मी चीफ ने उन्हें कहा कि आप फौरी तौर पर घर से बाहर निकल जाएँ, बाहर निकले ताकि अपनी जान बचाएँ, और मैं फिर उसके बाद पता करता हूँ कि ये कौन लोग हैं।
और जब शेख मुजीबुर रहमान दौड़ते हुए ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आए बाहर भागने के लिए, तो सीढ़ियों के ऊपर गोली मार दी थी उनको, और वहीं पे लाश उनकी पड़ी रही और कोई लाश उठाने वाला नहीं था। बांग्लादेश के अंदर जिसके वो सबसे महबूब लीडर थे, और जब वो कहते थे ना जिए बंगला, तो सब लोग नारे लगाते थे। वो ये कहते थे बैठ जाओ, जैसे अल्ताफ़ हुसैन कहते, सब बैठ जाते थे। वो कहते खामोश, खामोश हो जाते थे। और ये कहते थे उठो, उठ जाते थे। कहते चलो, चल पड़ते थे। इतने ज़्यादा पॉपुलर थे। और उस बांग्लादेश में कोई शख्स उनके लिए बाहर नहीं निकला था। बाहर नहीं निकला। और उनकी मिसाल हमारे लीडरान देते, हमारे लीडरान देते सर उसमें। ठीक है, आप जो सब टॉपिक पे वापस आते हैं अपने, वही जो ताकतवर देखिए, इमरान खान साहब ने आज क्लियरली कह दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब मेरे पास एक सीट थी तो उस वक्त ज़ाहिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एक गवर्नमेंट थी, और जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो थी शौकत अजीज़ साहब की। तो उनका ये कहना था कि शौकत अजीज़ साहब मुझे बुलाया करते थे कि आप मेरे साथ डायलॉग करें या मेरे साथ बैठे, तो मैं उस वक्त भी शौकत अजीज़ के साथ नहीं बैठा था। मैंने जितनी बार तुम्हारी मुलाकात की या डायलॉग किया, मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ किया या जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नुमाइंदों के साथ किया। और कहने का उनका मतलब ये था कि इस बार तो मैं लार्जेस्ट पार्टी हूँ पार्लियामेंट के अंदर, मेरी तो अक्सरियत है, और बल्कि मेरी सीट्स कम की गई हैं। 180 सीटें मेरे पास थी, और अब तो मेरे अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल फोर्स ही नहीं है। तो मैं फिर इन लोगों के साथ क्यों मुलाकात करूं? मैं अगर करूंगा तो ताकतवर लोगों से करूंगा, उन लोगों से करूंगा जिनके पास इख्तियार है। तो उन्होंने मेरा ख्याल दबे लफ्ज़ों में अफवाज पाकिस्तान से कह दिया कि जनाब मेरे साथ बात करें, और इससे पहले भी वो कह चुके हैं बार बार। जनाब बाजवा साहब से भी कहते थे, फिर जनाब आसिम मनीर को भी कहते थे, बल्कि ये कहते थे वो तो मुझे जवाब ही नहीं देते। तो आज भी उन्होंने ये क्लियरली कह दिया कि जनाब अगर आपने बात करनी है तो आप मेरे साथ बात करें। और मसला वही है, संगदिल महबूब जो है ना, उसका मसला है कि ये मानता क्यों नहीं है संगदिल महबूब। और संगदिल महबूब जो है वो मेरा ख्याल एक साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहा है कि जनाब कर लो, जो जिन्ना रोना रो लो, जिन्ना पिटना पिट लो, हैं। और वो पिट पिट के मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त थक चुकी, हफ चुकी जिसको कहते हैं ना, लेकिन महबूब मान नहीं रहा। तो आज फिर उन्होंने महबूब का सिग्नल दिया है कि भाई साहब आप मेरे साथ बात करें, और मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार बैठा हूँ क्योंकि आप ताकतवर हैं। और जब ये राब्ता होगा तो इमरान खान साहब का पहला मुतालबा ये होगा कि इस गवर्नमेंट को फारिग करें। जनरल बाजवा के साथ जब भी ऐवान सदर में उनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त भी उन्होंने जनरल बाजवा से यही कहा था कि इस गवर्नमेंट को आप फारिग कर दें PDM की। तो जनरल बाजवा साहब का उस वक्त ये कहना था कि मेरे पास क्या इख्तियार है कि मैं एक चलती हुई गवर्नमेंट को गिरा दूँ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और अगर आप इसको गिराना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट में वापस जाएँ, वापस जाके आप इनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आएँ, और अगर आपके पास लोग होंगे तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। मैं कौन होता हूँ गवर्नमेंट को भगवाने वाला या भिजवाने वाला? तो इस बार भी उन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब से यही कहना है कि आप इस गवर्नमेंट को निकाल दें, और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि मुझे 180 सीटें दें, और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, फिर उसके बाद ये कहेंगे कि मुझे एक जनरल फैज़ हमीद दें जो मेरे सारे काम करे। तो वो मुतालबात हैं इमरान खान साहब के जो करते रहेंगे। अच्छा चौधरी साहब, हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नवाज शरीफ साहब या PMLN या गवर्नमेंट इस वक्त अपनी गिरती हुई साख से परेशान है। आज एक इजलास बुलाया गया और आपको यकीनन पता है कि उसमें क्या हुआ। देखिए, इजलास मरी में बुलाया गया, सेनेटर्स को बुलाया गया, और सेनेटर्स के सामने मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि ये हमारी आखिरी बारी है, अगर हमने डिलीवर ना किया तो उसके बाद पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी। अच्छा। मेरा ख्याल है इदराक मियां नवाज शरीफ साहब को हो गया है, लेकिन बहुत लेट इदराक हुआ है उनको। उन्हें ये इदराक आज से 2 साल पहले हो जाना चाहिए था कि हमारी आखिरी बारी है, लिहाजा हमें ठीक फ़ैसले करने चाहिए, सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब एफ़र्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपनी जो गिरती हुई साख है उसको दोबारा बहाल कर सकें, पंजाब के अंदर वो बाकायदा काम कर सकें, और ऐसा काम कर सकें कि लोग इमरान खान को भूल के इनको दोबारा वोट्स दें, और वफाक के अंदर भी कोई ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से इनकी एक साख जो है बरकरार हो जाए। लेकिन सरदस्त मुश्किल बहुत ज़्यादा है। जब तक इमरान खान मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब की दाल गल सकती है, क्योंकि वो सारी पॉपुलैरिटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, जो मौलाना फजलुर रहमान की थी, जो MKM की थी, और जो मियां नवाज शरीफ की थी, वो सारी की सारी जो हैं उसे खींच के इमरान खान साहब अपनी जेब में ले जा चुके हैं। और ये वो हकीकत है जिससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को वाकिफ़ होना चाहिए। ठीक है जावेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपने आज बहुत मुफस्सल तज्ज़िया दिया। नाजरीन, व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।